इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th, चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी का है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में है। अगर आपको इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझना है तो क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 11th में इंडियन इकोनॉमी एंड क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, बट इफ़ यू हैव द टाइम यू शुड ऑल्सो कंसिडर डूइंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट बिफोर गोइंग इन टू द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी जो हम माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ेंगे, इट इज़ टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी। अब मुझे अगर इंडियन इकोनॉमी को समझना है तो मैं अपनी चीज़ों को, अपनी समझ को एक डायरेक्शन देने के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी को फेजेस में बांट सकता हूँ। अब लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? पहला लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वही होगा जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे थे और जब वो चले गए, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि आई कैन डिवाइड द टाइम पीरियड फ्रॉम 15th August 1947 before. So we had the British rule, and after this we had the Indian government rule. तो ये एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इस लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देर आर दी सडन चेंजेस, देर आर दी मैसिव चेंजेस, तो डेफिनेटली उसे हम एक अलग फेज की तरह भी देख सकते हैं। तो एक ऐसा ही फेज आया था जब वी वेंट फॉर दी रिफॉर्म्स, दैट वाज एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स इसलिए हम कहते हैं कि 1991 से अनदर फेज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड। तो मुझे जब इकोनॉमी पढ़नी है तो मैं 1950 से के आसपास से 1990 तक का एक फेज पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं 1991 से लेके प्रेजेंट फेज पढ़ूंगा। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसी पे बेस्ड है। और अगर आप इसको इस फ्लो में समझेंगे तो आपके लिए इकोनॉमी को समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब आपसे एक जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल की मैं बात कर लेता हूं। जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल इज द प्रॉफिट, प्राइमली द प्रॉफिट मोटिव, कि प्रॉफिट सबको चाहिए। इट्स अ ह्यूमन नेचर ऑल्सो, इट्स अ कंपनी नेचर ऑल्सो, और देश का भी यही नेचर होता है। हर कंट्री अपने अकॉर्डिंग सोचती है। तो व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया, तो दे वे आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट दैट दे कैन टेक टू दियर नेशन, क्योंकि वो इंडिया में कभी सेटल तो होना नहीं चाहते थे, एंड प्रॉफिट वो जो अपने देश तक लेके जाना चाहते थे। फॉर दैट दे वॉन्टेड टू यूज द रिसोर्सेज दैट वेर अवेलेबल इन इंडिया। उस टाइम पे व्हेन दे केम टू इंडिया एंड व्हेन दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया, एक मेजर इवेंट हुआ इंग्लैंड में, दैट वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, सो दे हैड द न्यू इंडस्ट्रीज। अब इन न्यू इंडस्ट्रीज जो आई, इनको प्रोडक्ट्स बनाने थे। तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि मेरे पास जो भी बनाना है उसके लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए। फॉर दैट इंडिया वॉज अ परफेक्ट नेशन। सो दे थॉट ऑफ कन्वर्टिंग इंडिया, अपनी पॉलिसीज इस तरह से डायरेक्ट करेंगे कि इंडिया से दे विल बी टेकिंग द रॉ मटेरियल टू दियर ओन नेशन, और फिर इस रॉ मटेरियल पे हम काम करेंगे एंड वी विल बी मेकिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इस फाइनल गुड्स को जो मैं बनाऊंगा, ये मैं इस हिसाब से बनाऊंगा कि मैं इसे बेच भी सकूं, तो मैं बनाऊंगा फाइनल गुड्स और इंडिया में बेचना चाहूंगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, I am trying to use India as the exporter of the raw material for my own industries, and then I am trying to see India as the market of my final goods. अब जो इंडियन मार्केट था
ऐसा तो है नहीं कि पहले से यहाँ पे सामान नहीं था, तो वी हैड सम ऑफ आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। तो मुझे अगर इस मार्केट में अपनी मोनोपोली करनी है तो मुझे इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देना चाहिए। तो मैं अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनाऊंगा कि लेट अस किल द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सो दैट अ वॉइड इज क्रिएटेड। ये जो वॉइड बनेगा, क्योंकि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज विल नॉट बी हियर, तो फिर ऐसे केस में ये चीज़ अगर मैं बना के दे दूंगा, सो पीपल विल नॉट बी हैविंग एनी चॉइसेस। और जब लोगों के पास कोई चॉइस होगी ही नहीं तो प्रोडक्ट लेंगे किससे? वो प्रोडक्ट मेरे से लेंगे, तो मेरी इंडस्ट्री ग्रो करेंगी, बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। ऊपर से मैं उनको सस्ता माल दे रहा हूँ। और इसी के अराउंड उन्होंने अपनी सारी पॉलिसीज बनाई, वेदर इट इज़ फॉर एग्रीकल्चर, वेदर इट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, वेदर इट इज़ फॉर ट्रेड एंड अदर्स। तो ये पूरा चैप्टर उसके अराउंड है। कभी भी अगर आपको ब्रिटिश इकोनॉमी को समझना है कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया, आप इसको इस तरीके से सोच लेना। ऐसी क्या वो कर सकते थे कि उन्हीं का फायदा हो? ऐसा वो क्या कर सकते थे कि उन्हीं की इंडस्ट्रीज को फायदा हो? ऐसा वो क्या कर सकते थे कि उनकी इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट बन जाए? और ऐसा वो क्या कर सकते थे कि उनका जो रूल है इंडिया में वो प्रोलॉन्ग्ड रहे, ताकि वो लंबे समय तक इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकते थे? और ये सारी चीज डिसाइड करती थी कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज दे आर गोइंग टू मेक फॉर इंडिया। समझते हैं? सो वी हैड अ वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं कह रहा हूं ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है, व्हेन आई एम सेइंग दैट आई हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आई कैन लुक एट दिस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, आई कैन लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, and I can look at even in terms of services or the trade and others. India was primary and agrarian country, that is most of the population was dependent upon the agriculture. ज़्यादातर population हमारी agriculture पे dependent थी, तो sufficient food grains होते थे, we didn't have the famines, at least हमारे famines वाली चीज़ें नहीं होती थी. But when Britishers came, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो भी पॉलिसीज बनाई, इट डेटोरेटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे किया वो भी मैं आपसे बात करूंगा। बात करूं मैन्युफैक्चरिंग की, सो यस वी हैड सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, जैसे कि हमारे पास लाइक कॉटन टेक्सटाइल्स थी, वी हैड द जूट टेक्सटाइल्स, इवन हम कुछ अच्छे हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, तो कुछ चीज़ें हम कर रहे थे, ठीक है। इवन हमारे जो लाइक स्टोन वर्क्स था, दैट वाज वर्ल्ड फेमस, सो इसकी डिमांड थी फॉरेन में, और जब ये फॉरेन जाता था तो फॉरेन से बहुत सारा गोल्ड वगैरह भी लेके आता था। तो वी वेर अ रिच नेशन, सो दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन इंडिया टू मेक द स्पेस फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब मुझे डिस्ट्रॉय करना है तो मुझे उस देश की इकोनॉमी को लीड करने की भी क्या जरूरत है? क्यों मैं अपना वर्क फोर्स लगाऊंगा उसकी नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को जानने के लिए? आई हैव नो इंटरेस्ट। तो उन्होंने इसलिए कोई सिंसियर अटेम्प्ट किए ही नहीं। कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स हुए स्टडी करने के लिए, भाई दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, VKRB राव, RC देसाई, बट व्हेन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स आर मेड दी रिजल्ट आर ऑफन कन्फ्लिक्टिंग। तो रिजल्ट्स इसके कन्फ्लिक्टिंग थे, लेकिन एक चीज़ तो ये लोग एग्री करते थे, दैट दियर नेचर वॉज एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर। एंड इंडिया की बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी की बात करूँ, तो एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज लेस देन 2% एंड पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ वॉज लेस देन 0.5%, विच वॉज एक्चुअली अ वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो वी हैड अ वेरी लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। सेक्टर वाइज चलते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड सेक्टर वाइज। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं। 85% पॉपुलेशन वॉज लिविंग इन द विलेजेस, सो मैक्सिमम पीपल वी आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, ऑल द एग्रीरियन एक्टिविटीज। ये तो था, ये क्लियर है। अब दिस गॉट डेट्यूरेटेड एंड द एग्रीकल्चर गॉट स्टैग्नेटेड। वाई? Because of the land tenure system जो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। What was land tenure system?
लैंड टेन्योर सिस्टम में उन्होंने ये किया कि लाइक लेट्स से देयर इज द जमींदार को बोला उन्होंने कि वॉट एवर दे आर ग्रोइंग गिव मी दिस मच ऑफ फिक्स्ड रेंट फ्रॉम वॉट एवर दे आर ग्रोइंग। तो जमींदार का काम था कि जो भी ये ग्रो कर रहे थे उसमें से एक फिक्स पोर्शन जमींदार लेके चला जाता था एंड ही वेंट एंड डिपॉजिट टू दी ब्रिटिश। अब एक चीज सोचना, वी हैव अ फार्मर, वी हैव अ जमींदार, वी हैव ब्रिटिश। इसको मैक्सिमम चाहिए, इसको भी मैक्सिमम चाहिए, इसके पास पावर है ही नहीं, तो ये जितना मैक्सिमम था ये इससे एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसके पास पहुंच गया सामान जितना चाहिए था इसको, अब इसको मैक्सिमम चाहिए, तो इसका कोई इंटरेस्ट होगा कि मैं एग्रीकल्चर में कुछ डेवलपमेंट करूं, कुछ एग्रीरियन एक्टिविटीज में डेवलपमेंट करूं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करूं, कुछ टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाऊं? नहीं होगा। तो इनके साइड से कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ब्रिटिशर्स को उनका शेयर मिल ही रहा था, तो वो भी क्यों चाहेंगे कुछ भी करना कि एग्रीरियन सेक्टर में ग्रोथ हो, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फार्मर के पास कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ बचा ही नहीं उन्होंने सोचा जो उगाते हैं सब कुछ तो ले ही जाते हैं, सो दे डिडंट हैव एनी इंसेंटिव टू ग्रो मोर, तो उन्होंने भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश छोड़ दी। तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर सेक्टर गॉट डेटूरेटेड एंड प्रोडक्टिविटी बहुत गिर गई। वो अलग बात है कि टोटल प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ा क्योंकि मोर लैंड एरिया वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, तो लैंड एरिया ज्यादा लाया गया कल्टीवेशन के अंडर में, सो समहाउ टोटल प्रोडक्शन बढ़ा लेकिन प्रोडक्टिविटी घट गई। बट ये टोटल प्रोडक्शन जो बढ़ा वो भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। फर्दर सो वी हैड द लैक ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंसेंटिव तो था ही नहीं। एक और बात, वी हैव सम फार्मर्स जिन्होंने दे डाइवर्टेड फ्रॉम द फूड ग्रेन्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ दी कैश क्रॉप्स। ठीक है, तो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप शिफ्ट हुए, तो बेसिकली दैट लेड टू दी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बट इससे भी इनको कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी। सेकेंड थिंग, तो ये चीज मुझे यहां से समझ में आ गई कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ हमें नहीं मिली। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी द ग्रोथ वॉज कन्फाइंड टू द लिमिटेड सेक्टर ओनली। अब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले यहां की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, बट एक करस्पॉन्डिंग कोई मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो ही नहीं कर पाई। एक तो ये हो गया, तो जो प्रेजेंट इंडस्ट्री थी वो बर्बाद हो गई ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज दैट दे हैड। सेकेंड थिंग, हमें कोई प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिली, मतलब वी डिडंट हैव एनी मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, और जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई दैट वाज confined only to limited sectors, so only those sectors were allowed to grow जिससे उनकी खुद की इंडस्ट्रीज को फायदा हो सके, such that जूट, such that कॉटन। ठीक है, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो ये चीज थी। दूसरी बात, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूं, तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जब ये बर्बाद हुई तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग होंगे जो यहाँ पे काम कर रहे होंगे, देयर वुड बी सम पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन वापस चली गई एग्रीकल्चर में क्योंकि और कोई काम नहीं था, तो दिस पुट मोर प्रेशर अपॉन द एग्रीकल्चर। ठीक है, सो देयर वाज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल्दो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी सॉ सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज सच एज, अगर आप वेस्टर्न इंडिया की बात करेंगे गुजरात एंड महाराष्ट्र जैसे, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे तो कॉटन textile industries started growing. This was primarily under the control of Indians. And अगर आप ईस्टर्न इंडिया की बात करेंगे तो फिर we had the jute industries which were growing, जो कि primarily foreigners के कंट्रोल में थी. Apart from that, Tisco grew like in 1907, Tata Steel and Iron and Steel Company. Sugar, cement, paper also, that एक लिमिटेड ग्रोथ मिली इसे ड्यू टू दी वर्ल्ड वॉर समहाउ। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में जो एक प्राइमरी बेस बनाता है, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का होता है, वो हमारे यहाँ पे नहीं रहा। अगर हमें कोई गुड्स वगैरह चाहिए भी थे, मशीनरी चाहिए थी, तो हमें ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। व्हाट आर दी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री?
कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो दूसरी मशीनें बनाती हैं और ये मशीनें एक्चुअली प्रोडक्ट्स बनाती हैं मार्केट में बेचने के लिए। ये मशीनें बनाने के लिए हमें ये वाली मशीनें चाहिए। ये मशीन बनाने के लिए हमारे पास कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं, ठीक है। तो वी डिडंट हैव द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, तो ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये बनेगा कैसे? तो अल्टीमेटली वी विल एंड अप इंपोर्टिंग ओनली। एंड देयर वाज द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी लिमिटेड एरिया में ही काम कर रहा था, लाइक रेलवे। यहाँ पे हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, पावर जनरेशन में थोड़ा हमने काम किया, एंड कम्युनिकेशन एंड पोर्ट्स, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की बात कर लें तो अगेन उनकी पॉलिसीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो इस हिसाब से होंगी कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो, फिनिश्ड गुड्स अंदर है। तो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या एक्सपोर्ट करते थे? वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट्स, रॉ सिल्क, रॉ कॉटन, उल, शुगर, इंडिगो, जूट। और हम इंपोर्ट क्या करते थे? फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स सच एज कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स और द कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, ठीक है। एंड दे मेंटेन दी मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। 50% से ज़्यादा तो हमारा बिजनेस टोटल ब्रिटेन से ही होता था, और बचा खुचा सिलोन हो गया एंड पर्सिया, चाइना, यहाँ से हम बचा खुचा बिजनेस करते थे। अब एक अच्छी बात ये थी कि इवन देन इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वी हैड दी एक्सपोर्ट सरप्लस, हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था, बट इवन देन दैट वाज नॉट यूज्ड फॉर दी ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वो उन्होंने यूज कहाँ पे किया? वो उन्होंने यूज किया लाइक जो उनके ऑफिसेस थे जो ब्रिटेन में बने हुए थे, उनके वॉर जो एक्सपेंसेस थे उन चीज़ों में, तो वो भी इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए यूज नहीं हो पाया। सो दैट अल्टीमेटली लेड टू दी ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्वेश्चन भी आ रखा है, ठीक है। और चीज़ों को बुरी बनाने के लिए स्वेज कैनाल ओपनड अप। तो पहले जब उनको जो टाइम लगता था यहाँ पे आने में, दे नीडेड मोर टाइम एंड ज़्यादा पैसा भी लगता था, ज़्यादा टाइम भी लगता था। अब वी गॉट इंटीग्रेटेड टू देम बिकॉज हम बहुत पास आ गए उसके चलते। सो इट रिड्यूस द थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर जो उनको ट्रैवल करके आना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं दिस गेव एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, और ये ईजियर हो गया। एक्सेस तो था ही, इट बिकेम ईजियर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसीज थी वो और ज़्यादा इंट्रेंस्ड हो गई। इसके अलावा कुछ डेमोग्राफिक कंडीशंस की भी बात कर लें इंडिया में। सो 1872 में सेंसस वाज स्टार्टेड अंडर द लॉर्ड मेयो। देन 1881 में पहला डिकेडल सेंसस हुआ, एंड आवर फर्स्ट डेमोग्राफिक फेज वी रीच्ड बाय 1921। आपको पता है 1991 से 1911 से 21 तक हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ तो निगेटिव भी था। तो हमारी पॉपुलेशन हो चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो, वो दोनों ही हाई नहीं थी। दैट वाज एक्चुअली ऑन द लोअर एंड ओनली। लिटरेसी रेट वाज 16%, तो हमारा लाइक स्किल भी लोगों के पास उतनी नहीं थी, लिटरेसी रेट बहुत कम थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, और थोड़ी बहुत जो अवेलेबल थी वो भी एडिक्वेट नहीं थी। पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं थी, और अवेलेबल थी तो एडिक्वेट नहीं थी, ठीक है। उसके चलते क्या था कि मोर्टिलिटी रेट वाज हाई, सच दैट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वाज आउट ऑफ 1000 218 बच्चे तो ऐसे ही मर जाते थे। एंड इवन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज जस्ट 44 ईयर्स। सो गरीबी थी एंड हेल्थ कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, खाने के लिए चीज़ें नहीं थी, तो सब कुछ बुरा था उस टाइम पे, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की भी इट शोड द लिटिल साइन ऑफ चेंज। व्हेन ब्रिटिशर्स केम, एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था दैट वाज द जो मैक्सिमम पॉपुलेशन को वर्क प्रोवाइड करता था। तो व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब सीधा सा होता है कि जो आपकी वर्क फोर्स है वो किस किस सेक्टर में कितना % इन्वॉल्व है। तो एग्रीकल्चर में ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ब्रिटिशर्स के दौरान भी यही रहा। सो एग्रीकल्चर हैड द मैक्सिमम शेयर ऑफ वर्क फोर्स 70 to 75%, ठीक है। जबकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग निकल के दे गो टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे गो टू द सर्विसेज सेक्टर, बिकॉज दैट प्रोवाइड द मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एग्रीकल्चर में चूंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन द मॉनसून्स, और कई बार कभी पेस्ट की कीड़े लग गए, दूसरी चीज़ें हो गई, सो देयर आर द वेरियस अदर डिफिकल्टीज इन एग्रीकल्चर। सो कहीं ना कहीं वो एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, बट दैट वाज मेंटेन। 200 साल तक हम इसी में रह गए। मैन्युफैक्चरिंग वाज ओनली 10% उसका कंट्रीब्यूशन था, सर्विसेज 15 से 20%। इवन देन रीजनल वेरिएशन भी देखा गया। मद्रास प्रेसिडेंसी में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कफोर्स थी दैट डिक्लाइंड, बट देयर वाज द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर जो लोग थे। लेकिन इन उड़ीसा एंड राजस्थान, पंजाब एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स
it increased actually proportionately. So that was the regional variation. तो थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पे हुई लेकिन यहाँ पे नहीं हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगेन आई सेड, अगर आपको चीज़ समझनी है तो हमेशा इस हिसाब से सोचना कि ब्रिटिशर्स का इसमें कहाँ पे फ़ायदा था. तो इन्होंने इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश की, लाइक रेलवे, लाइक पोर्ट, लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट, लाइक पोस्ट, लाइक टेलीग्राफ. दीज थिंग्स डेवलप्ड, बट व्हाट वाज द मोटिव एंड किस तरह से क्यों इन्होंने इसको डेवलप किया ये मैं आपको बताता हूँ. रेलवे हिंटरलैंड से दे वांटेड टू टेक द रॉ मटेरियल टू दी पोर्ट्स सो दैट उस पोर्ट से लेके वो अपने ब्रिटेन तक लेके जा सके. सो दैट इज वाई दे डेवलप द रेलवे. एक रीजन ये था. ठीक है, तो इंटेंशन इनका अच्छा नहीं था. रेलवे ऑब्वियस ही बात है, रेलवे से सामान जाएगा पोर्ट तक, तो पोर्ट भी डेवलप करना जरूरी था. सो दे डेवलप, ट्राई टू डेवलप द पोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट उन्होंने सोचा कि लाइक वाटर ट्रांसपोर्ट भी ग्रो करते हैं, बट दैट डिडेंट वर्कड आउट. वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाया. पोस्ट इट ग्रू एंड टेलीग्राफ, ये सब बेसिकली जो इन्होंने वो किया दैट वाज फॉर दी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. वी डिडेंट हैव दी ऑल वेदर रोड्स. रोड्स पे इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया क्योंकि रोड्स का देखो प्राइमरी जो पर्पस था दैट वाज द मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ आर्मी. तो उन्होंने रोड पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया. उन्होंने ये था कि भी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है टू मेंटेन देयर रूल. तो उन्होंने उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया जिससे उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सस्टेन कर सके ईजिली इंडिया में, उनका कंट्रोल इंडिया में अच्छा खासा रह सके. तो फाइनल वर्ड्स वही हैं, सीधी सी बात है. ब्रिटिश के टाइम पे ना तो एग्रीकल्चर ग्रो किया, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो किया, ना टर्सरी सेक्टर ग्रो किया, बिकॉज उनकी पॉलिसी सिंपल थी दैट वी हैव टू कम टू इंडिया. हमें सेटल नहीं होना है, हमें इंडिया से जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हमें एक्सट्रैक्ट करके लेके जाना है. फॉर दैट let us convert India into the exporter of the raw material and let us use India as the as for us as the consumer of our finished goods. उस चीज़ के लिए वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद करेंगे तो कोई मार्केट क्रिएट होगा, वो मार्केट हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करेंगे सो दैट इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे पहुँचे और इनके पास चूँकि चॉइसेस तो होंगे नहीं तो ये हमारा ही प्रोडक्ट ग्रो करेंगे. और इसी के अराउंड चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनकी एग्रीरियन पॉलिसीज हो, चाहे उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो, चाहे उनकी सर्विस सेक्टर की पॉलिसीज हो, इसी के अराउंड उन्होंने सारी पॉलिसी बनाई. अब इसके चलते इंडियन इकोनॉमी वॉज इन सैम्बल्स एंड दिस इकोनॉमी जो विच वॉज अ फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी वी इनहेरिटेड ऑन 15th August 1947 एंड इंडियन गवर्नमेंट inherited this from the British rule, and for that Indian economy have to take some decisions. वो decisions Indian government ने क्या लिए वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, which is chapter 2 Indian economy 1950 to 1990. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि what steps did the Indian government took to improve this situation. All the best.